तो उसमें हम बात करते हैं, बात आती है यहाँ पर नीड ऑफ इनोवेशन फॉर द रूरल मार्केटिंग, है ना। तो उसमें बात आती है इनोवेशन की, कि हमें कुछ ना कुछ नया करने की ज़रूरत है रूरल मार्केटिंग के अंदर। अब वो चाहे सेलिंग लेवल पर हो, चाहे वो हमारा मार्केट में प्राइसिंग लेवल पर हो, चाहे प्रोडक्ट में इनोवेशन कुछ करना हो, कुछ ना कुछ हमें हमें नया तरीका अपनाने की ज़रूरत है। जैसे जैसे टाइम चेंज होता जा रहा है, रूरल एरियाज़ में कंपनी जो है नए नए तरीके अपना रही है, नए नए मेथडोलॉजी को अडॉप्ट कर रही है, सो दैट कि प्रोडक्ट को सही तरीके से मार्केट में सेल करके काम किया जा सके, और रूरल मार्केट में अपनी रीच को जो है वो क्या किया जाए, बढ़ाया जाए। ठीक है, तो रूरल मार्केट में रीच को बढ़ाना इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट, और इसीलिए सही तरीके से वहाँ पर प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करना वो बहुत जो है ज़रूरी आपको देखने को मिलता है। तो इसमें अगर हम देखें तो प्रोडक्ट इनोवेशन क्या है, जिसमें कंपटीशन जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है, कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट हो रहा है रूरल मार्केट के अंदर, आपको नए नए तरीके के प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट को हल्का सा शिफ्ट करके आपकी जो मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी है, थिंकिंग स्ट्रैटेजी है, वो सारी स्ट्रैटेजी जो है आपको सही तरीके से चेंज करनी पड़ेगी, सो दैट आपका क्वालिटी हो गया, क्वांटिटी हो गया, प्राइसिंग हो गया, सभी एस्पेक्ट पर आप बात कर सकें। आप 10 साल पहले जिस प्रोडक्ट को जिस तरीके से बेचते थे, इफ़ यू वांट टू सेल द सेम प्रोडक्ट इन द सेम स्ट्रैटेजी विद द सेम स्ट्रैटेजी, तो वो आज की डेट में सक्सेस नहीं होगा, बिकॉज टाइम के साथ आपको भी चेंज होना पड़ेगा, और आपको अपनी नई नई स्ट्रैटेजीज जो है वो अडॉप्ट करनी पड़ेगी। तो नई स्ट्रैटेजीज बनाने के लिए ही कई सारी कंपनियां इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। जैसे हम आज के सेशन में कुछ एग्जांपल्स देखेंगे कि किस तरीके से अलग अलग कंपनी जो है प्रोडक्ट को सेल करने के लिए यहाँ पर काम करेंगी, और प्रोडक्ट को सेल करते हुए आपको जो है वो देखने को मिलेंगे। तो चलिए उस एस्पेक्ट पर देखते हैं। जैसे प्रिंसिपल ऑफ इनोवेशन फॉर द रूरल मार्केट की अगर बात करें, तो रूरल मार्केट में कुछ नई चीज़ें करने के लिए एक बेसिक सा इनोवेशन, बेसिक जो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, लोगों का लाइफ स्टाइल क्या है, लोगों की नीड क्या है, कंज्यूमर का बिहेवियर क्या है, रूरल पॉपुलेशन क्या है, ये वो चीज़ें हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। और इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रख के प्रोडक्ट की प्लानिंग है, प्राइसिंग है, प्रमोशन है, और इनोवेशन जैसी स्ट्रैटेजीज वगैरह है, डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी है, ये सारी चीज़ें आप करेंगे। ठीक है, तो सीधी सी बात है, कोई भी प्रोडक्ट हम डेवलप करते हैं तो हमने पढ़ा था प्रोडक्ट प्लानिंग हो गया, प्रोडक्ट का प्रमोशन हो गया, है ना, प्रोडक्ट की प्राइसिंग हो गई, वो सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, है ना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, और अगर इन चीज़ों को आप सही तरीके से कर रहे हैं, तो जो आप तरीका अपनाएंगे मार्केट को, प्रोडक्ट को मार्केट करने के लिए रूरल मार्केटिंग में, वो एक इफ़ेक्टिव जो है तरीका होगा। अब ये बताइए, हम लोगों ने प्राइसिंग भी पढ़ा था कि नहीं? जहाँ तक मेरे को याद है प्राइसिंग हमने पढ़ा था। बताइए। प्राइसिंग हमने पढ़ा था, प्राइसिंग हमने डिस्कस किया था ना। प्रोडक्ट प्लानिंग हमने डिस्कस किया था। प्रोडक्ट प्लानिंग के बाद प्रोडक्ट का हमने प्राइसिंग भी डिस्कस किया था, और फिर प्रोडक्ट का हमने डिस्ट्रीब्यूशन भी डिस्कस किया था, प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट किसी तरह से किया जाता है। और इसमें हम लोगों ने बात कर ली थी कि होलसेलर क्या होता है, रिटेलर क्या होता है, इंडिविजुअल लेवल पर किस तरीके से हम काम करते हैं, वो सारी चीज़ें जो है हमने वहाँ पर डिस्कस की थी। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो उसको बिल्कुल जाके देखिएगा। चलिए, रूरल एरियाज़ में जिस तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों की ज़रूरतें और शैलियाँ वगैरह चेंज हो रही है, उस हिसाब से हमको देखना, तो वही चीज़ यहाँ पर बात हिंदी में लिखी हुई है। ठीक है, अब चलिए मैं आपको कुछ यहाँ पर प्रोडक्ट इनोवेशन का एक तरीका दिखाता हूँ। थ्योरी तो आप पढ़िएगा, दिस इज फॉर यू। जैसे प्रोडक्ट इनोवेशन में आपको एक अच्छा तरीका देखने को मिलेगा। डिफरेंट प्रोडक्ट इनोवेशन के अगर एग्जांपल्स की बात करें, गोदरेज का एक प्रोडक्ट है, गोदरेज आधार और मंथन नाम का प्रोडक्ट है ना। ये गोदरेज ने अपने दो डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट लॉन्च किए। मंथन प्रोडक्ट जो है इनका, ये डेयरी फार्मिंग से रिलेटेड, डेयरी प्रोडक्ट से या डेयरी फार्मर्स के लिए है, जिसमें डेयरी या पोल्ट्री फार्मर्स जो हैं उनके जो है पशुओं के लिए अनाज है ना, उनके लिए जो दवाइयाँ हैं, चारे वगैरह का जो भी जो है वो खाते पीते हैं, वो सारा जो है अरेंजमेंट इनकी दुकान पर, इनके इस मंथन जो है प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेगा। इस मंथन के शॉप्स पर आप आके जो है पशु की नीड से, है ना, आपके पोल्ट्री फार्मिंग, है ना, डेयरी और पोल्ट्री फार्मिंग के लिए पशु आहार और उनकी ज़रूरत की जो भी चीज़ें हैं वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो वो आपको मिल जाएगी। तो वो पर्टिकुलर जो है सिचुएशन आपको क्या कहलाएगी, आपको उसको हम गोदरेज मंथन जो है हम यहाँ पर कहेंगे। ऐसी गोदरेज का एक आधार प्लेटफॉर्म है,
आधार प्लेटफॉर्म इज लाइक अ सुपर मार्केट विद इन द रूरल एरियाज। उस सुपर मार्केट में अगर आप जाते हैं, जैसे आप रिलायंस फ्रेश स्टोर वगैरह देखते हैं शहरों में, आप बिग बाजार जैसे स्टोर देखते हैं, वैसे गोदरेज का आधार प्लेटफॉर्म है। आधार जो है सुपर मार्केट का एक छोटा सा कंसेप्ट है, जिसमें रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें, एप्रल्स हैं, कपड़े वगैरह है, जूते चप्पल हैं, खाने पीने के सामान है, रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें वो आपको स्टोर में देखने को मिलेगी। तो गोदरेज का आधार और मंथन, ये आपको एक इनोवेटिव प्रोडक्ट का एक एग्जांपल देखने को मिलेगा, जिससे रूरल मार्केट में इनकी रीच आपको बढ़ते हुए देखने को मिलेगी। तो ये इनका जो है आधार जो है गोदरेज का आधार प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा, जिसमें बेसिक खाने पीने के आइटम्स हैं, ग्रॉसरी के आइटम्स हैं, कपड़े वगैरह हैं, जूते चप्पल हैं, फर्नीचर है, किचन के सामान है, होम अप्लाइंसेस हैं, और जो कुछ वैल्यू एडेड सर्विस जो आपको कुछ एक्स्ट्रा चाहिए, वैसी सर्विसेज आपको ये क्या करेंगे, प्रोवाइड करते हुए आपको देखने को मिलेंगे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि गोदरेज का आधार और मंथन प्लेटफॉर्म इज द एग्जांपल ऑफ दिस वन। तो ग्रामीण क्षेत्रों में आजकल आपने देखा होगा कि बहुत सारी कंपनियां अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके अपने नए नए तरीके जो है प्रोडक्ट को मार्केट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो पूरी तरीके से ग्रामीण क्षेत्र में जो उनके रिटेलर्स हैं, जो बेचने वाले हैं, उन पर उनकी डिपेंडेंसी नहीं रही है। आज की डेट में भी डोर टू डोर सेलिंग का कंसेप्ट आपको देखने को मिल रहा है, जिसमें जो है कंपनीज अपने एजेंट्स को प्रिपेयर करती हैं और अपने एजेंट्स को डोर टू डोर सेलिंग करके वहाँ पर प्रोडक्ट को सेल करने के लिए वो प्रोसेस अपना देखती हैं। साथ ही साथ धीरे धीरे ग्रामीण क्षेत्रों के भी आसपास जो है छोटे छोटे स्टोर्स आपको अलग अलग तरीके के देखने को मिलेंगे, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए प्रोडक्ट्स जो है वहाँ पर रखे गए हैं, वहाँ पर वो प्रोडक्ट जो है वहाँ मिल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें दिखाता है कि जब आप पर्सनल लेवल पर काम कर रहे हैं और मार्केट में नया इनोवेटिव कुछ करते हैं, कुछ नया सेलिंग का प्रोसेस करते हैं, तो मार्केट में डिमांड भी बढ़ती है और आपका जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट को सेल करने का भी काम हमारा ज़्यादा बेटर तरीके से होता है और ज़्यादा बेटर इफेक्टिव तरीके से हम प्रोडक्ट को सेल भी कर पाते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, इतनी बातें सभी को क्लियर है, फिर आगे बढ़ें। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कैसे बनेंगे? टेलीग्राम लिंक पर अगर आप मेरे कनेक्टेड हैं तो टेलीग्राम लिंक पर मैं डेली मॉर्निंग में पोस्ट डालता हूं, जिसमें आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, है ना, रूरल मार्केटिंग के और इकोनॉमिक्स वगैरह के। ठीक है, आज आपका मॉर्निंग में भी सेशन हुआ था 10 बजे, जिसमें हम लोगों ने मिक्स जो है रूरल मार्केटिंग के और इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस कवर अप किए थे। ठीक है, तो बिल्कुल आप जो है सेशन में थोड़ा सा डेली कनेक्ट करा करिए, आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, है ना। हाँ, बीच में थोड़ा सा गैप था, कुछ जो है चीज़ें चल रही थी, बट अब ओके हैं। ठीक है, तो सर का थोड़ा सा बिजी शेड्यूल था, तो नाउ अब ओके हैं। चलिए, तो ये बातें आपको समझ में आ गई। तो गोदरेज का आधार और मंथन इज अ काइंड ऑफ एग्जांपल ऑफ दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट, है ना। तो ये प्रोडक्ट जो है आपको ध्यान रखना है। देखिए, सबको क्लियर है? चलिए, ऐसे ही फ्रेंड्स, हिंदुस्तान यूनिलीवर का HUL इज़ अ वेरी वेरी पॉपुलर कंपनी। देखिए, हिंदुस्तान यूनिलीवर एक्चुअल में हिंदुस्तान जो कंपनी है, ये इंडिया की कंपनी नहीं है, ये है US की कंपनी है। ये US की बहुत बड़ी जाइंट कंपनी है जो FMCG प्रोडक्ट में डील करती है। मतलब फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड, खाने पीने के जो प्रोडक्ट हैं, उन प्रोडक्ट्स में ये कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर डील करती है। ये जहाँ जाते हैं वहाँ का लीवर बन जाते हैं। पाकिस्तान में है तो पाकिस्तान यूनिलीवर के नाम से हैं, इंडिया में है तो हिंदुस्तान यूनिलीवर के नाम से, तो जहाँ जाते हैं वहाँ का लीवर बन जाते हैं ये। ठीक, तो ये जो HUL कंपनी है, जो हिंदुस्तान यूनिलीवर का कंपनी है, इसने अपना एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। काफ़ी समय से ये प्रोजेक्ट चल रहा है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द रूरल एरियाज। इस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट शक्ति। प्रोजेक्ट शक्ति के अंदर ये क्या करते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में, रूरल एरियाज में जो लोगों के घर हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग रहते हैं, ऐसे लोग जिनकी आर्थिक सामाजिक स्थिति एक जैसी है, उनके ग्रुप को आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे स्वयं सहायता समूह होता है, वैसे ग्रुप्स ये बनाते हैं, और उन ग्रुप में जो बंदा है वो प्रोडक्ट को सेल करने के लिए काम करता है, और वो जो बंदा है उस ग्रुप में से इनको हिंदुस्तान यूनिलीवर की तरफ से प्रोडक्ट दिया जाता है, और वो बंदे प्रोडक्ट लेके घर घर जाके बेचने का काम करते हैं। तो जो प्रोडक्ट बेचने का काम करते हैं उनको हम कहते हैं शक्तिमान। जो प्रोजेक्ट को जो बेचते हैं, प्रोडक्ट को जो बेचते हैं घर घर जाके, उनको शक्तिमान के नाम से जानते हैं। और जो लोग प्रोडक्ट, और ये जो पूरा मिशन है, इसको मिशन शक्ति कहते हैं। तो मिशन शक्ति किसका है? यहाँ पर
देखिए, अगर आपको सिटीजनशिप मिलती है, अगर आपको इंडिया के अलावा आप किसी दूसरे देश की परमानेंट सिटीजनशिप ले लेते हैं, सिटीजनशिप मिलती है, मैं सिटीजनशिप की बात कर रहा हूँ, नागरिकता की बात कर रहा हूँ, मैं रेजिडेंशियल अप्रूवल की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको सिटीजनशिप मिलती है तो इंडिया की ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट जो है वो खत्म हो जाएगी और आप इंडियन ओरिजिन पीपल कहलाएंगे। हाँ, इंश्योरेंस की क्लास होगी, एक दो क्लासेस में आपका ये रूरल मार्केटिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो इस मंथ हम रूरल मार्केटिंग कर लेंगे, फिर जो है इंश्योरेंस की बिल्कुल क्लासेस होंगी, इसके बाद होंगी। ठीक है, तो एचयूएल का ये प्रोजेक्ट आपको मैंने प्रोजेक्ट शक्ति बताया, ठीक है। तो प्रोजेक्ट शक्ति है जिसमें जो है रूरल एरियाज़ में जो जा जाके घूम घूम के काम करते हैं वो ये काम करते हैं। ऐसे ही आईटीसी, आईटीसी इज़ ऑल्सो अ वेरी पॉपुलर ब्रांड विद इन द एफएमसीजी सेगमेंट। इनका एक तरीका है, इनका एक प्रोडक्ट का तरीका है रूरल मार्केट में लोगों को जोड़कर कनेक्ट करके काम करने का, जिसका नाम है ई चौपाल, है ना। ये ई चौपाल में क्या करते हैं, इनिशिएटिव लेते हैं जो रूरल एरियाज़ में फार्मर्स की नॉलेज को बढ़ाने के लिए और उनको आपस में डेवलप करने के लिए काम करते हैं। उसमें उनको जो है चीप प्रोडक्ट के बारे में समझाते हैं, अनुकूल परिस्थितियों के बारे में बताते हैं, उनको समृद्ध करते हैं, उनको अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट, गुणवत्ता, उत्पादकता कैसे बढ़ाई जा सकती है, उन सब चीज़ों के बारे में इनको जो है समझाया जाता है। तो आईटीसी का ई चौपाल नाम का ये प्रोडक्ट है। ई चौपाल जो है किसानों के हित में, किसानों का अपना ई चौपाल, जिसमें आईटीसी जो है, आईटीसी के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो वहाँ पर कनेक्ट होते हैं और वहाँ पर किसानों को जो है जागरूक करने के लिए, एजुकेट करने के लिए काम किया जाता है। देखिए, आज के डेट में आगे चल के हम थोड़ा सा प्रिसिशन फार्मिंग के बारे में देखेंगे, लेकिन आज के डेट में भारत के अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरत है किसकी, इनोवेशन की। इनोवेशन स्पेसिफिकली विद इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर में आपको काफ़ी कुछ इनोवेट करने की जो है ज़रूरत है और उसके लिए हमें बेहतरीन तरीके से काम करना पड़ेगा। भारत में अगर हम इनोवेशंस की बात करें, रूरल एरियाज़ में डेवलपमेंट की बात करें, तो उसके एक उस सेगमेंट में अगर आप देखें तो हमारे देश में काफ़ी कुछ यहाँ पर डेवलपमेंट के लिए प्रोसेस जो है वो किया गया। उनमें से कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूँ, इनको नोट डाउन कर लीजिएगा, कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में जुड़ा हुआ क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। जैसे अगर भारत में रूरल मार्केट के डेवलपमेंट की अगर शुरुआत की बात करें, तो रूरल मार्केट में डेवलपमेंट में शुरुआत में सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहा हमारे यहाँ पर अलग अलग तरीके के रेवोल्यूशंस देखने को मिले, क्रांतियां देखने को मिली, जिससे ग्रामीण क्षेत्र में एक अलग लेवल ऑफ डेवलपमेंट आपको देखने को मिला। जब अंग्रेज यहाँ से गए थे तो अंग्रेज हमारे को इस हालत में भारत को छोड़ के गए थे कि हमारे यहाँ भुखमरी जैसी नौबत आ रखी थी और हमारे यहाँ खाने के लिए तो बाहर तो बेचना छोड़िए, हमारे पास खुद के खाने के लिए अनाज की उपलब्धता नहीं थी, तरक्की करने की तो दूर की बात है। तो धीरे धीरे फिर हमें समझ में आया कि नहीं यार, अपने लिए खुद खाने के लिए रोटी और बाकी चीज़ों का अरेंजमेंट करना पड़ेगा और हमें खुद के अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा। तो उसके लिए हमारे देश में ग्रामीण क्षेत्रों के स्पेशली विकास के लिए काफ़ी कुछ हमने किया और काफ़ी कुछ किया। उसमें से सबसे एक इम्पॉर्टेंट कुछ रेवोल्यूशंस आपको देखने को मिलते हैं, इनको नाम लिख लीजिएगा, है ना। मैं मान के चलता हूँ आप लोगों को पता होगा, ठीक है, लेकिन ऐसा भी मानता हूँ कई स्टूडेंट्स आप में से ऐसे होंगे जिनको नहीं आइडिया, तो मैं इनको लिख देता हूँ, इनको ध्यान रखिएगा, कहीं ना कहीं आप जरूर पढ़ेंगे, ठीक। जैसे फॉर एग्जांपल आपको इसमें देखने को मिलता सबसे इंपॉर्टेंट पहला, ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन ये एक ऐसा रेवोल्यूशन है, हरित क्रांति, जिसने हमारे देश की कायाकल्प कर दी, कायाकल्प या फिर हमारे देश में काफ़ी कुछ बदल दिया। हरित क्रांति स्पेसिफिकली जो है फूड ग्रेन्स के चक्कर में, फूड ग्रेन्स में उस समय हमारे पास ऐसे हालात थे कि हमारे पास खुद के खाने के लिए व्यवस्था नहीं थी, लेकिन बाद में इसी इनोवेशन ने, हमने इसी में कुछ नया किया और हमारी ये आज की डेट में कंडीशन है, आज हम वर्ल्ड के टॉप जो है प्रोडक्ट के एक्सपोर्टर, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में टॉप 5 एक्सपोर्टर्स में हम जनरली रहते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन को अगर आप देखें तो ग्रीन रेवोल्यूशन हरित क्रांति के फादर के तौर पर, हरित क्रांति के जनक के तौर पर, हरित क्रांति के जनक या फादर के तौर पर यहाँ पर देखा जाता है किसको। अगर हम बात करें इंडिया में, तो इंडिया में हरित क्रांति के जनक, इंडिया में हरित क्रांति के जनक के तौर पर माना जाता है किसको, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को। और वर्ल्ड में हरित क्रांति के जनक के तौर पर
विश्व में हरित क्रांति के जनक के तौर पर माना जाता है डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। इसको लिख लीजिएगा, ये पीपीटी में नहीं है। नॉर्मन बोरलॉग, जो मैं बोर्ड पर लिखता हूँ उसको जरूर लिख लिया करिए। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, इनको जो है विश्व में हरित क्रांति के जनक के तौर पर जो है माना जाता है, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग इज नोन एज ग्रीन फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन विद इन द वर्ल्ड। ये वैसे मैक्सिको में इन्होंने सारा काम किया था, लेकिन ये थे बेसिकली कहाँ के, यूएसए के। ठीक। भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन। ठीक है। इसमें किया क्या गया था, इसमें हाइब्रिड सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स का हमने जो है प्रयोग जो है बढ़ा दिया था। और किस चीज़ की क्रॉप पर, किस चीज़ के फसल पर हमने ज़्यादा फोकस किया था, किस चीज़ के फसल के उत्पादन पर फोकस किया था। तो इस ग्रीन रेवोल्यूशन के जरिए हमने व्हीट एंड राइस, गेहूं और चावल की फसल पर सबसे ज़्यादा फोकस किया और इनके प्रोडक्शन को बहुत बड़े लेवल पर हमने बढ़ाने के लिए काम किया। इससे ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा बेनिफिटेड स्टेट्स थे, जो सबसे ज़्यादा फायदेमंद जिन राज्यों को इसका फ़ायदा काफ़ी ज़्यादा मिला, हरियाणा एंड पंजाब। सो हरियाणा एंड पंजाब इज़ द मोस्ट बेनिफिटेड स्टेट्स थ्रू द ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति। उसके बाद हरित क्रांति का जो फ़ायदा है वो धीरे धीरे देश के सभी राज्यों में फैला और सभी राज्य जो है ग्रीन रेवोल्यूशन से, हरित क्रांति से बेनिफिटेड हुए। ये असल में 1962 में जब हमने देखा इंडिया अगर हम बात करें तो इंडो चाइना वार 1962 में, 1965 में इंडिया पाकिस्तान वार, और 1966 के अंदर जब देश में भारी सूखा अकाल पड़ता है तो उस समय हमारी आंखें खुलती हैं और उस समय हमें लगता है कि यार कंडीशन इज़ वेरी बैड एंड वी शुड डू समथिंग न्यू। तो हमने फिर ग्रीन रेवोल्यूशन पर सहारा लिया। टाइमलाइन लिखने की जरूरत नहीं है, टाइमलाइन आप चेक कर लीजिएगा, 1966 के बाद का है रेवोल्यूशन ये, है ना। लेकिन हाँ, इसमें हमने बड़े लेवल पर काम किया और ये चीज़ें कृषि के क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। आज हम लोग घर पे बैठ के बुराई कर सकते हैं कि यार वो फर्टिलाइजर्स का बहुत प्रयोग हो रहा है, केमिकल फर्टिलाइजर्स, रासायनिक खाद एंड हाइब्रिड सीड्स, कृत्रिम बीजों का बहुत बड़े लेवल पर प्रयोग हो रहा है, अच्छा नहीं है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अरे ये तो हानिकारक तो चीज़ें छोड़िए, हमारे देश की ये नौबत थी कि अमेरिका के यहाँ यूएस के अंदर जिन व्हीट्स को, जिन गेहूं को जानवर तक नहीं खाते थे, जिन अनाज को जानवर भी खाना छोड़ देते थे, नहीं खाते थे उनको, ऐसे प्रोडक्ट हमें मंगाना पड़ता था, हमें इंपोर्ट करना पड़ता था यूएस से। इतनी खराब हमारी हालत थी, है ना। तो आज के डेट में एसी के अंदर बैठ करके और ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग को पूरी तरीके से अगर कंट्री अडॉप्ट कर ले, 100% अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग पर पूरी तरीके से उतर आएँ और हम अगर ग्रीन रेवोल्यूशन को सही तरीके से, ग्रीन रेवोल्यूशन में जो हाइब्रिड सीड्स और फर्टिलाइजर्स का अगर प्रयोग ना करें तो देश में फिर से भुखमरी जैसी नौबत आ सकती है। उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो कहने सुनने में ऑर्गेनिक फार्मिंग इज़ टू गुड कि भाई रासायनिक खेती बिल्कुल नहीं होगी, सब कुछ नेचुरल तरीके से होगा। अरे भाई, जो ट्रेडिशनल फार्मिंग है, जो परंपरागत खेती है, उसी को थोड़ा सा अपग्रेड करके कुछ साइंटिफिक मेथड यूज़ करके आपने नाम दे दिया है ऑर्गेनिक फार्मिंग का। ऑर्गेनिक फार्मिंग की चीज़ें इतनी महंगी हैं कि एक आम आदमी के बस से बाहर हैं। मतलब मैं अगर आपको नॉर्मल टमाटर बोलूँ, आप खरीदते हो तो आपको 20, 30, 40 रुपए में मिल जाएगा। ऑर्गेनिक वाला पूछिए मार्केट में 150 रुपये का। ऑर्गेनिक के लिए अलग जो है, उनके लिए स्टोर लाइसेंसिंग, उनके अलग चोचले हैं। ठीक। नॉर्मल आलू खा लीजिए, आपको 10, 20, 30, 40 रुपए में मिल जाएगा। वो ऑर्गेनिक वाला खरीदिए 150, 200 रुपये का, है ना। ऐसी आप नॉर्मल पल्सेस दाल खरीदिए, है ना। अभी मैं धोखे से एक स्टोर से मैं उठा लाया था, तो मैं अपना एक जो है आपको जस्ट एक एग्जांपल बता रहा हूँ कैसे धोखा हो गया था। कि पीस होती मटर, होती सूखी मटर, तो मटर में लेने गया था, तो रिलायंस वाला स्टोर था, तो ऐसे देखा नहीं, बस भाई मटर दिख गए, उठा के रख लिया। अच्छा, आइटम कई सारे थे साथ में, तो उन्होंने बिलिंग कर दी। घर पे आया, ऐसे में बिल के थ्रू गो थ्रू कर रहा था, तो देखा वो मटर 350, 400 रुपये की। मैंने बोला यार ऐसी कौन सी मटर दे दिया। तो फिर बाद में वो देखा सही से पैकेट, तो वो ऑर्गेनिक वाला वो सिस्टम उसमें कर रखा था। नॉर्मल मटर आपको 100, 150 रुपये में 150 तक मिल जाती है। बताइए, वो लगभग डबल रेट में वो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। सो ये कंडीशन है ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग ठीक है, कुछ लोग कर रहे हैं, इट्स टू गुड, बट द पॉइंट इज दैट जो फ्यूचर है वो है प्रिसिशन फार्मिंग का। क्या होती है प्रिसिशन फार्मिंग, आगे हम उस पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। प्रिसिशन फार्मिंग, एग्रीकल्चर में मॉडर्नाइजेशन लाना। देखिए, कहते हैं ना, अति किसी भी चीज़ की बुरी होती है। अगर मैं कहूँ आपसे, क्या केमिकल फर्टिलाइजर्स और
हाइब्रिड सीड्स ये बेकार है पूरी तरीके से नहीं। अगर आप एक लिमिटेड कंटेक्स में जो एग्रीकल्चर लैंड है, जो ज़मीन है, जो खेतीहर ज़मीन है, उसको जितना चाहिए, उसको जितने फर्टिलाइजर्स की लिमिटेड रिक्वायरमेंट है और जितना पेस्टिसाइड चाहिए, अगर लिमिट में आप एक उसको यूज़ करें, जो परमिसिबल लिमिट है, जो परमिटेड लिमिट है, अगर उसके अंदर ही आप यूज़ कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी हार्म नहीं होगा। लेकिन अब कई बार हम क्या करते हैं, या तो हमें अवेयरनेस नहीं है, या तो हमें नॉलेज नहीं है, या तो हमें सही से पता नहीं है, हम केयरलेस तरीके से ज़्यादा फर्टिलाइजर्स, ज़्यादा हाइब्रिड सीड्स का प्रयोग कर लेते हैं और ज़्यादा केमिकल्स वगैरह जो है स्प्रे कर देते हैं। तो उस केस में एक तो हमारी जेब से ज़्यादा पैसा जा रहा है, ऐसा थोड़ी कि किसान जानबूझकर ज़्यादा स्प्रे कर रहा है या ज़्यादा खाद डाले जा रहा है ना भाई, उसकी जेब से भी तो पैसा खर्चा होता है। ऐसा थोड़ी स्प्रे और केमिकल फर्टिलाइजर्स और ये सब कुछ फ्री में आता है, इसमें भी तो पैसा लगता है। तो इनपुट भी अपना बेकार होता है और साथ ही साथ जो उसको यूज़ कर रहा है उसके हेल्थ को भी इम्पैक्ट करा। और यहीं पर पिक्चर में आती एक जो है आपकी प्रिसिशन फार्मिंग। और यूरोप में, पूरे दुनिया में इस समय प्रिसिशन फार्मिंग का बहुत बड़े लेवल पर ट्रेंड चल रहा है। धीरे धीरे उसको इंडिया में इंट्रोड्यूस करने की बात चल रही है। हाँ वो, हाँ बहुत अच्छा, सही बात लिखी है निखिल ने कि ऑर्गेनिक फार्मिंग किचन गार्डन में या खुद के खाने के लिए 4 लोगों के लिए उगाना है, दैट्स गुड। बट व्हेन यू वांट मास लेवल प्रोडक्शन, जब आप बड़े लेवल पर, मास लेवल पर प्रोडक्शन करना चाहते हैं, सो दैट इज नॉट गोइंग इन योर फेवर। ठीक है, तो वो आपके फेवर में नहीं होगा। सो ये ग्रीन रेवोल्यूशन के कुछ पॉइंट से ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से हमारे देश में क्या हुआ करता था कि हमारे देश में फार्मर्स का मतलब ये मत सोचिएगा कि फार्मर्स वही होते हैं जो फूड ग्रेन्स उगाते हैं, अनाज उगाते हैं, फल सब्जियां उगाते हैं, नहीं। फार्मर्स आपके फिशरीज, जो मछली पालन का काम कर रहे हैं, वो भी फार्मर हैं। इवन जो पोल्ट्री फार्मिंग में काम कर रहे हैं, मुर्गी पालन वगैरह का काम कर रहे हैं, वो भी फार्मर हैं, है ना। तो फार्मर जो है, डेयरी फार्मर्स होते हैं, डेयरी फार्मर्स जो दूध वगैरह का काम कर रहे हैं, वो भी डेयरी फार्मर्स। तो ये सब फार्मर्स हैं। तो हमने ग्रीन रेवोल्यूशन के जरिए जो फार्मर्स फूड ग्रेन्स पर डिपेंडेंट थे, फूड प्रोडक्शन करते थे, उनका तो हमने उत्थान कर दिया था। लेकिन अभी भी दिक्कत ये हो रही थी कि भाई डेयरी फार्मर्स की हालत देश के अंदर बहुत खराब थी, है ना। जो डेयरी फार्मर्स जो मतलब दूध का उत्पादन कर रहे थे, क्योंकि वो दूध का उत्पादन तो कर रहे थे, उसमें ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा इतनी अच्छी थी नहीं, और शहरों तक जब दूध पहुंचता था तो जनरली या तो वो खराब हो जाता था, या फिर उनका उचित मूल्य जो है, उचित पैसा जो है, वो किसानों को नहीं मिल पाता था, क्योंकि अच्छा ट्रांसपोर्टेशन था नहीं। तो वो किसी बिचौलिए की तहत मदद से दूध को शहर में पहुंचाते थे, तो वो बेचने वाला तो मोटा पैसा खाता था, किसान को सही पैसा मिलता नहीं था। ऐसे में एक आपको बड़ा रेवोल्यूशन देखने को मिला, व्हाइट रेवोल्यूशन देश के अंदर, श्वेत क्रांति। व्हाइट रेवोल्यूशन के अंदर हमारे देश के अंदर मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए बहुत बड़े लेवल पर काम किया गया। और उसी समय गुजरात के अंदर एक बड़े लेवल पर एक कंपनी सेटअप हुई, अमूल कंपनी, जिसको आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं। बटर, मिल्क, उसके सभी कुछ सारे पॉपुलर प्रोडक्ट हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स इज़ वेरी पॉपुलर ऑफ अमूल, और पूरी दुनिया में उसके प्रोडक्ट्स जो है बिकते हैं। तो आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, जो कि आनंद नाम के विलेज जो कि गुजरात में आपको देखने को मिलेगा, वहाँ उस कंपनी को बनाया गया। उसने टेक्नोलॉजी का यूज़ किया, एंड टेक्नोलॉजी को यूज़ करके चीज़ें आसान की जा सकती हैं, और उसने दिखाया पॉस्चराइजेशन प्रोसेस के थ्रू मिल्क की सेल्फ लाइफ उसने बढ़ा दी, है ना। नॉर्मली अगर आप दूध यूज़ करते हैं तो दूध आपका 1 से 2 दिन में ख़राब हो जाता है, लेकिन जब पॉस्चराइजेशन प्रोसेस के जरिए दूध को बहुत हाई टेम्परेचर पर बॉयल करके उसको ठंडा कर दिए आप, और फिर उसकी पैकेजिंग कर दीजिए अच्छे से, तो वो मिल्क 3 से 4 दिन आराम से चल जाता है। तो उसकी शेल्फ लाइफ, उसको रखने वाली जो लाइफ है, उसकी लाइफ बढ़ गई। अब मिल्क को बहुत अच्छे तरीके से जो है ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो आज की डेट में अगर आप देखें, अगर आप शहर में रहते हैं या दिल्ली जैसे, दिल्ली मुंबई जैसे मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं, तो वहाँ पर 70 to 80% लोग जो है मिल्क पैकेजिंग वाले मिल्क का प्रयोग करते हैं। चाहे वो मदर डेयरी हो, चाहे वो अमूल हो, किसी भी ब्रांड का वो यूज़ कर सकते हैं। तो इस केस में ये आपको देखने को मिला बहुत ज़्यादा, जिसको हम लोग कहते हैं वाइट रेवोल्यूशन। वाइट रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन को हम लोग कहते हैं श्वेत क्रांति। व्हाइट रेवोल्यूशन में हमने मिल्क के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए काम किया, और इसके फादर जो है इंडिया में कहलाते हैं डॉक्टर वर्गीस कुरियन। डॉक्टर वर्गीस कुरियन।
सो ये आपको व्हाइट रेवोल्यूशन आपको देखने को मिलता है। श्वेत क्रांति मिल्क के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए काम किया। ऐसे कुछ क्रांतियां फटाफट मैं नाम लिख देता हूँ, इनके नाम बस आप नोट डाउन कर लीजिएगा। वर्गीस कुरियन है ना, अमूल कंपनी उसी समय सेटअप हुआ। ऐसे चलिए मैं जो मेरे को याद आते हैं मैं लिख देता हूँ। इसी तरीके से आपको देखने को मिलता है येलो रेवोल्यूशन, पीली क्रांति। पीली क्रांति में हमने क्या किया, पीली क्रांति में हमने ऑयल सीड्स का, मस्टर्ड का है ना, ऑयल सीड्स के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए बात किया। ऑयल सीड्स, इसमें स्पेशली फोकस किया मस्टर्ड पर। सरसों के उत्पादन पर हमने बड़े लेवल पर फोकस किया। येलो रेवोल्यूशन आपको देखने को मिला। येलो रेवोल्यूशन के बाद आपको देखने को मिलता है पिंक रेवोल्यूशन। पिंक रेवोल्यूशन, गुलाबी क्रांति। इसके अंदर पिंक रेवोल्यूशन के अंदर हमने अनियन, प्याज और प्रॉन झींगा इज अ काइंड ऑफ अ सी फूड है ना। ये प्याज, ऑनियन और झींगा पर के उत्पादन पर हमने बड़े लेवल पर फोकस करना स्टार्ट किया। इसी तरीके से एक रेड रेवोल्यूशन देखने को मिला, लाल क्रांति। इस लाल क्रांति ने क्या किया, रूरल एरियाज में बहुत बड़े लेवल पर जो पोल्ट्री फार्मिंग का काम करते हैं है ना, मीट वगैरह के उत्पादन पर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया। तो मांस या फिर मीट के प्रोडक्शन पर इन्होंने फोकस किया। रेड रेवोल्यूशन है ना, लाल क्रांति। सो इसकी वजह से जो प्रोडक्शन है वो मीट का बहुत बड़े लेवल पर बढ़ गया, और इंडिया इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द मीट। तो मीट का बड़े लेवल पर इंडिया एक प्रोड्यूसर है। ठीक है, अगला रेड रेवोल्यूशन के बाद आपको देखने को मिलता है ब्राउन रेवोल्यूशन। ब्राउन रेवोल्यूशन, भूरी क्रांति। ब्राउन रेवोल्यूशन में आपको लेदर इंडस्ट्रीज, चमड़े के प्रोडक्ट को बढ़ाने के लिए, चमड़े के प्रोडक्ट को बढ़ाने के लिए है ना, चमड़े के उत्पादन को बढ़ाने के लिए, लेदर इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए काफ़ी काम किया गया है ना। तो ब्राउन रेवोल्यूशन आपको देखने को मिला। ऐसे आपको देखने को मिलता है ब्राउन हो गया, पिंक हो गया, रेड हो गया, येलो हो गया। राउंड रेवोल्यूशन, राउंड रेवोल्यूशन, इसको हम लोग नाम देते हैं गोल क्रांति। गोल क्रांति में आपको पोटैटो, आलू, आलू के उत्पादन पर बड़े लेवल पर फोकस कहा गया, करने का काम किया गया। पोटैटो, ठीक है। लाल क्रांति में ध्यान रखिएगा मीट एंड टोमेटो दोनों था, मांस और टमाटर है ना। ये जो लाल क्रांति थी उसमें मीट के साथ साथ टमाटर का भी काफ़ी फोकस किया गया, टमाटर पर। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो सिल्वर रेवोल्यूशन, पोल्ट्री फार्मिंग के लिए, अंडे के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, सिल्वर रेवोल्यूशन, इसको हम लोग नाम दे देते हैं रजत क्रांति। पोल्ट्री फार्मिंग के काम को बढ़ावा देने के लिए। इसी तरह से आपको देखने को मिलता है ग्रे रेवोल्यूशन है ना। तो ग्रे रेवोल्यूशन में आपको देखने को मिलता है फर्टिलाइजर्स, खाद, फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए है ना। तो ग्रे रेवोल्यूशन आपको देखने को मिला। ऐसे आपको देखने को मिलता है गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन। गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन जूट के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। जूट, जूट के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, JUT, जूट। ठीक है, और इस समय देश के अंदर एक ग्रीन रेवोल्यूशन की ही तरह हम एक बड़े लेवल पर रेवोल्यूशन चला रखे हैं, जिसको काफ़ी ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंस दे रही है सरकार। इस समय प्रेजेंट टाइम में बहुत पॉपुलर लेवल पर चल रहा है ऑपरेशन ग्रीन्स। ऑपरेशन ग्रीन्स के अंदर सरकार जो है 3 तरह के फसलों के उत्पादन पर विशेष तौर पर फोकस कर रही है। और इसमें आप कैसे याद रख सकते हैं, आप याद रखिएगा टॉप, शॉर्ट ट्रिक है इसकी, टॉप याद रखिएगा।
टॉप से याद आ रहा है आपको टमाटर, आलू, प्याज। टमाटर, आलू, प्याज ऐसी चीज़ें हैं जो होती तो पर्टिकुलर टाइम पर हैं, लेकिन इनका उत्पादन, इनका यूज़, इनका कंजम्पशन साल भर देश के अंदर होता है और बहुत बड़े लेवल पर होता है। तो हर साल एक ऐसा सीज़न आता है जिसमें होता क्या है, जिसमें होता क्या है कि टमाटर, आलू, प्याज के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और इसकी वजह से सरकार को भी काफ़ी कष्ट होता है, लोगों को भी काफ़ी कष्ट होता है। कई बार इनके चक्कर में सरकारें भी बदल जाती हैं। ठीक है, तो ये एक आपको पॉइंट देखने को मिलेगा। लिखिए इतने पॉइंट सभी लोग फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वन। लिख लीजिए फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्लियर इतना सभी को, फिर आगे बढ़ूँ। हाँ यार, ब्लू रेवोल्यूशन में लिख देता हूँ मछलियों के लिए। हाँ, फाउंडर वगैरह आप देख लीजिए, वैसे सबके फाउंडर तो इम्पोर्टेंट नहीं है ना, सबके तो यहाँ पर फाउंडर्स इंपॉर्टेंट नहीं, आप एक बार चेक करिएगा। आई विल फाइंड आउट द लिस्ट, मैं आपको लिस्ट जो है खोज के फॉरवर्ड कर दूंगा। ठीक है, बट सबके फाउंडर इतने इंपॉर्टेंट नहीं, इनके फ्रीक्वेंटली आपको देखने को मिलते हैं। सही आपने कहा, ब्लू रेवोल्यूशन भी बहुत फेमस रहा, फिशरीज फार्मर्स को बहुत सपोर्ट किया, है ना। ये मैं भूल गया था, ब्लू कलर, इतने लगभग सारे कलरों का तो रेवोल्यूशन है। ब्लू रेवोल्यूशन, नीली क्रांति, है ना। नीली क्रांति इज क्वाइट पॉपुलर। नीली क्रांति, नीली क्रांति के अंदर हमने क्या किया, हमने फिशरीज को, फिश प्रोडक्शन को, है ना, मछली के उत्पादन को, मत्स्य पालन को जो है बढ़ावा देने के लिए हमने काम किया, मछली के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए काम किया। ठीक है, तो ये एफर्ट्स आपको वो दिखाते हैं कि यस, ये कई सारे हमने काम किए, ऐसे रूरल एरियाज में कई सारे इनोवेशन प्रोडक्शन आपको देखने को मिले। हाँ, सोहित सिंह सर, रूरल मार्केटिंग के जो आपने नोट्स प्रोवाइड किए हैं वो बिल्कुल एनफ हैं। देखिए, वी कांट से दैट एनीथिंग इज एनफ, है ना। अब जितना पढ़िए उतना भी कम है ना। मैं ये भी नहीं कह सकता वट एवर द थिंग दैट आई हैव कंप्लीटेड विद इन द इकोनॉमिक्स, या जो मैंने अभी तक इकोनॉमिक्स में 10 सालों में पढ़ा है, 15 सालों में पढ़ा है, वो एनफ है ना। तो कोई किसी चीज़ की लिमिट नहीं है, आप जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़िए, है ना। सो आई कांट से दिस स्टेटमेंट दैट वट एवर द थिंग दैट आई हैव कवर्ड विद इन द इकोनॉमिक्स, और या फिर रूरल मार्केटिंग में आपको पढ़ा रहा हूँ, या हम इंश्योरेंस में पढ़ेंगे, दैट विल बी एनफ फॉर योर एग्जामिनेशन, है ना। दैट स्टेटमेंट आई कांट गिव, है ना। हाँ, लेकिन मोस्ट ऑफ द जो सारा कवरेज होगा सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से, सिलेबस के प्रोस्पेक्टिव से, हमारे लेवल के एग्जामिनेशन से काफ़ी ऊपर जो भी अच्छे क्वेश्चंस आ सकते हैं, सारे के सारे मैंने आपको कवर अप कर दिए हैं। ठीक है, टॉपिक्स मैंने सारे कवर अप कर दिए हैं, तो मोस्ट प्रॉब्ली उसी में से आपको सारे क्वेश्चंस मिलने चाहिए, है ना। सो यस, ऐसी हम उम्मीद करते हैं।
बट मैं ये नहीं कह सकता कि यार इसी में से बिल्कुल पेपर में छपेगा या इसी में से पेपर में, बिकॉज सिलेबस इज इंटायरली लो, इंटायरली न्यू, और आपका कोई प्रीवियस ईयर का पेपर्स वगैरह तो अवेलेबल है नहीं। सो जब प्रीवियस ईयर के पेपर नहीं होते हैं तो वी कांट से दैट कि ये है। अब यूपीएससी के क्वेश्चंस उठाएंगे पॉलिटी के, तो आप ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं हाँ यार इस टाइप में पैटर्न में क्वेश्चन आ सकता है, बिकॉज दे आर हैविंग द डिफाइंड सिलेबस और उनके पास प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं। बट एचएसएससी इज टोटली अनप्रेडिक्टेबल, है ना। तो एचएसएससी चूंकि काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल है, सो वी कांट से एनीथिंग, है ना। आप 2 साल पहले देखेंगे तो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन, 1-2 साल पहले अगर देखें तो 2-3 साल तो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन डाला ही नहीं था। उसके बाद पता नहीं एचएसएससी को क्या हुआ, इसने 4-5 क्वेश्चन हरियाणा पुलिस के एग्जाम में, एचएसएससी ग्रुप डी में, ऐसे कई सारे पेपरों में 4-4, 5-5, 6-6 क्वेश्चन डाल दिए। उसके बाद अचानक इकोनॉमिक्स के लिए स्टूडेंट्स पागल होने लगे कि अरे सर इकोनॉमिक्स आ गई, इकोनॉमिक्स आ गई, क्या करें। तो जब भी मैं पढ़ाता हूँ मैं यही बात कहता हूँ, आप सभी के सभी सब्जेक्ट्स को इंपॉर्टेंस दीजिए और सारे सब्जेक्ट्स पढ़िए अच्छे से, क्योंकि कौन सा सब्जेक्ट कब एग्जाम में ज़्यादा आ जाए या कौन सा सब्जेक्ट कब आपको पेपर में धोखा दे दे, यू कांट नो, है ना। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है ना। यस निखिल। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि सभी सब्जेक्ट जो है, सभी सब्जेक्ट्स को सही से पढ़िए। ये मान के चलिए कि सभी सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएगा, किसी से कम आता है, किसी ज़्यादा आता, कोई दिक्कत नहीं। अभी आप पढ़ के तो गए थे ना, नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, और किसी पेपर में काम आ जाएगा, या नहीं भी काम आया तो क्या दिक्कत है। लेकिन अगर पूछ लिया उसने और आप पढ़ के नहीं गए हैं, फिर आप प्रॉब्लम में फंस जाएंगे, फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए कहते हैं होप फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। उम्मीद करिए अच्छा पेपर आएगा, लेकिन तैयार रहिए अच्छे से हर तरीके के लिए। चलिए, तो ई चौपाल के बारे में हमने बात की। इस तरीके के आपको ई चौपाल देखने को मिलते हैं। ई चौपाल में किसानों को जो है वहाँ पर समझाया जाता है, अवेयर किया जाता है, जागरूक किया जाता है, उनके नए नए प्रोडक्ट्स को बताया जाता है, सरकारी जो गवर्नमेंट की स्कीम्स आती हैं, है ना, गवर्नमेंट के जो प्रोग्राम्स आते हैं नए नए, उनके बारे में उनको जागरूक किया जाता है, उनको नई नई चीज़ों से कनेक्ट किया जाता है, टेक्नोलॉजी के बारे में बताया जाता है, इनोवेशंस के बारे में बताया जाता है। तो नई नई चीज़ें वहाँ पर कवर अप करने के लिए काम होता है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा टॉपिक था इनोवेशन का। प्रिसिशन फार्मिंग टॉपिक है, विल डिस्कस। ठीक है, देखिए इतनी बातें सभी को समझ में आ गई हैं। ओके, चलिए इतनी बातें अगर आपको समझ में आ गई हैं, सो लेट्स ट्राई टू अटेम्प्ट सम क्वेश्चंस। चलिए देखता हूँ आप लोग कितना पिछला पढ़े हैं या कितना पिछला रिवाइज किए हैं। चलिए क्वेश्चन का जवाब दीजिए। क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सी मूल्य नीति ग्रामीण बाजारों के लिए सबसे उपयुक्त है? स्कीमिंग प्राइसिंग नीति, पेनिट्रेशन प्राइसिंग, प्रीमियम प्राइसिंग, साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। स्कीमिंग मूल्य निर्धारण नीति, प्रवेश मूल्य निर्धारण नीति, प्रीमियम मूल्य निर्धारण नीति, मनोवैज्ञानिक मूल्य निर्धारण नीति। एंड बिकॉज ऑफ वी हैव रेड ऑल दीज पॉइंट्स, ये सारे पॉइंट्स हमने बिल्कुल पढ़े हुए हैं, सो आप बिल्कुल मेरे को सही जवाब दे सकते हैं। जवाब दीजिए तभी मैं आगे बढ़ूंगा क्विकली। ये तो मैंने आज सुबह ही टेलीग्राम पर पढ़े हैं। मतलब अभी तुम, मैं आज 24 को पोस्ट डाल रहा हूँ और तुम शायद 13, 14, 15 तारीख वाली पोस्टें पढ़ रहे हो। क्यों निखिल? चलो बताओ क्या आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी मूल्य नीति ग्रामीण बाजारों के लिए सबसे उपयुक्त है? ग्रामीण बाजारों के लिए उपयुक्त नीति क्या होगी, है ना। मैं सारे तरीके आपको बताता हूँ, इसमें सारे प्राइसिंग के मेथड्स आपको रिकॉल करा देता हूँ, तो आप मेरे को सही जवाब बता सकते हैं। स्कीमिंग प्राइसिंग क्या होता है? स्कीमिंग प्राइसेस में शुरुआत में हम मूल्य बहुत ज़्यादा रखते हैं, फिर धीरे धीरे करके मूल्य जो है वो कम करते हैं। ठीक है ना। ये तो पहले शुरुआत में मलाई काट लेते हैं, शुरुआत में बहुत महंगा प्रोडक्ट देते हैं, नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, बाद में धीरे धीरे कीमत कम कर देते हैं। ऐसा करोगे ग्रामीण क्षेत्र में तो ग्रामीण क्षेत्र के लोग भाग खड़े होंगे और कोई कुछ खरीदेगा ही नहीं, तो स्कीमिंग तो होगा नहीं। प्रवेश मूल्य निर्धारण नीति, पेनिट्रेशन प्राइसिंग, जियो वाला एग्जांपल, कि शुरुआत में खूब सस्ता दीजिए और बाद में धीरे धीरे करके प्राइस बढ़ा दीजिए। तो शुरुआत में इंट्रोडक्टरी ऑफर लाइए और शुरुआत में सस्ते सामान दीजिए और आराम से प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करा दीजिए मार्केट में, और उसके बाद धीरे धीरे टाइम प्रोडक्ट बढ़ाइए। बिल्कुल प्रवेश मूल्य निर्धारण नीति बिल्कुल सही है, पेनिट्रेशन प्राइसिंग। अभी और बात करते हैं प्रीमियम प्राइसिंग, है ना।
प्रीमियम प्राइसिंग, 1 लाख का सामान दो, 2 लाख का सामान दो, प्रीमियम प्रोडक्ट बेचो, चलेगा ही नहीं। साइकोलॉजिकल प्राइसिंग ये एक तरीका होता है, साइकोलॉजिकल प्राइसिंग भी हम करते हैं, ये तो एक जनरल तरीका है जो सभी तरह के मार्केट के लिए होता है, जिसमें 99 का प्रोडक्ट है ना, 179 का प्रोडक्ट है ना, ऐसे कुछ प्राइसिंग हम रखते हैं, 49 रुपीज़ का प्रोडक्ट है। साइकोलॉजिकल प्राइसिंग भी होती है, बट सबसे बेस्ट तरीका क्या है, रूरल मार्केट में आपको घुसना है तो पेनिट्रेशन प्राइसिंग दीजिए। नेता लोग जो है नेता लोग जो है नेता लोग जो है इस सेगमेंट में बहुत जो है तेज रहते हैं। वो शुरुआत में आपको फ्री में चीजें बांटते हैं, उसके बाद धीरे धीरे जो है हम ही लोगों से उसको वसूलते हैं। ठीक, चलिए, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। चलिए अगला बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइसिंग टैक्टिक्स कैन बी यूज टू अपील द प्राइस सेंसिटिव रूरल कंज्यूमर। मूल्य संवेदी ग्रामीण उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मूल्य नीति का उपयोग किया सकता है। प्राइस स्कीमिंग, प्राइस बंडलिंग, ऑड प्राइसिंग, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। ऑप्शन सेम होंगे, क्वेश्चंस नहीं। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइसिंग टैक्टिक्स कैन बी यूज टू अपील टू प्राइस सेंसिटिव कंज्यूमर। प्राइस सेंसिटिव कंज्यूमर है। चलिए, प्राइस सेंसिटिव कंज्यूमर, उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कॉस्ट प्लस प्राइसिंग रणनीति अपनाइए। जो आपके प्रोडक्ट की लागत आ रही है उसमें 1-2 रुपए लगा के प्रोडक्ट बेचिए। बहुत बड़े मार्जिन पर काम करेंगे, कस्टमर भाग खड़ा होगा, क्योंकि कस्टमर बहुत प्राइस सेंसिटिव है। इस प्रोडक्ट को बनाने में 10 रुपए लगा है, 12 रुपए का बना के बेचूंगा, कॉस्ट प्लस थोड़ा सा प्राइसिंग लगा के बेचूंगा, 12 रुपए में बिक जाएगा। 10 रुपए का प्रोडक्ट है, 150 रुपए का बेचने की कोशिश करूंगा, कस्टमर खरीदेगा नहीं, क्योंकि मार्केट ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा प्राइस सेंसिटिव होता है। कीमत को अगर आप थोड़ा सा भी बढ़ाएंगे तो कस्टमर वहां भाग खड़ा होगा, फिर दिक्कत होगी। सो देयर इज अ प्रॉब्लम। चलिए अगला तरीका बताइए। भाई जवाब आ नहीं रहे हैं, लॉट ऑफ यू आर लाइव बट नॉट गेटिंग आंसर फ्रॉम एनी सिंगल वन। कहाँ गायब हो गए सब लोग? अभी तक तो कमेंट्स आ रहे थे बट नाउ नहीं आ रहे हैं। चलिए, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कारक ग्रामीण विपणन में मूल्य नियोजन को प्रभावित नहीं कर सकता, है ना, प्राइस के डिसाइडिंग को बिल्कुल इम्पैक्ट नहीं कर सकता। ग्रामीण उपभोक्ताओं का आय स्तर, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सिट्यूट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंज्यूमर। ठीक है, ग्रामीण उपभोक्ताओं की जनसंख्या की विशेषता, अवसंरचना सुविधाएं, है ना, विकल्प की उपलब्धता और ग्रामीण उपभोक्ताओं का आय का स्तर। ठीक है, तो इस सेगमेंट में अगर हम देखें तो इनकम लेवल जो है कंज्यूमर को बिल्कुल इंपैक्ट करती है, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सिट्यूट कैसा है, और इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। ग्रामीण क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी की अगर बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी पर हम उतना ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट गोइंग टू प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल विद इन दिस वन। बट जो डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि कितने कंज्यूमर है, कितने खरीदने वाले, उसमें महिलाएं कितनी हैं, कितने पुरुष हैं, कितने बच्चे हैं, कौन खरीदने वाले, इसकी तो जरूरत पड़ेगी। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल हम डायरेक्ट देखें तो इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए, मैंने इकोनॉमिक्स का कहा था, इकोनॉमिक्स का आपका पूरा हो गया था, इकोनॉमिक्स आपका टाइम से पूरा हो गया था। हाँ बट
हाँ, बट क्लास थोड़ी बीच में नहीं लगी। वैसे भी आपका पेपर पहले हम लोग प्रेडिक्ट करके चल रहे थे कि आपका पेपर जून में होगा, तो जून के हिसाब से मैंने कहा था। अब आपका पेपर जुलाई में हो रहा है ना? तो कोई नहीं, आपको फर्स्ट वीक में पूरा हो जाएगा। डोंट वरी, है ना? सिलेबस पूरा करने की बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। जो सिलेबस पूरा हो चुका है उसकी तो फिलहाल पढ़ाई करिए। इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो चुका है, सो कम इन द एमसीक्यू सेशन, है ना? तो बिल्कुल लाइव एमसीक्यू बैच में जुड़िए, है ना? उसमें क्वेश्चंस देखिए, अटेम्प्ट करिए और देखिए कितने सॉल्व हो रहे हैं क्वेश्चंस। चलिए अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ यूजिंग बंडल प्राइसिंग इन रूरल मार्केट? बंडल प्राइसिंग में क्या करते हैं आप? डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स कस्टमर को देने की कोशिश करते हैं। आप एक ही कंपनी अपने कई सारे प्रोडक्ट कस्टमर्स को देने की कोशिश करे तो उसको हम बंडल प्राइसिंग कहते हैं, है ना? बल्क में थोड़ा सा प्रोडक्ट दें। या मूल्य निर्धारण प्रक्रिया को सरल करता है, या थोक खरीदार को प्रोत्साहित करता है, या प्रतिस्पर्धा को कम करता है, या लाभ मार्जिन बढ़ाने में फायदा करता है। ठीक है, तो जब आप बंडल प्राइसिंग करते हैं तो थोड़ा सा आपको हेल्प करता है मार्जिन को क्या करने में, इंक्रीज करने में। तो मार्जिन का थोड़ा सा आपको बेनिफिट देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण बाजारों में लागत प्लस मूल्य निर्धारण का उपयोग करने का नुकसान है? कॉस्ट प्लस प्राइसिंग का नुकसान पूछा है। चलिए बात करते हैं। या बाजार की मांग पर विचार नहीं करता है, बिल्कुल सही बात। डिमांड पर फोकस नहीं होता, इसका डिमांड पर इंपैक्ट नहीं पड़ता। लागतों की सही गणना करना मुश्किल, इससे कोई मतलब नहीं। इससे प्रतिस्पर्धियों के साथ मूल्य युद्ध हो सकता है, बिल्कुल नहीं। या कम आय वाले उपभोक्ताओं के लिए उपयुक्त नहीं, गलत। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आंसर क्या होगा? या बाजार मांग पर विचार नहीं करता। जब कॉस्ट प्लस प्राइसिंग पर आप काम करते हैं तो आपका माल का दाम 10 रुपए, 2 रुपए और लगा 12 रुपए में बेचेंगे। डिमांड ज़्यादा है कम है उसको हम ध्यान नहीं देते। लेकिन जो एक नॉर्मल दुकान, एक जो बाकी जो शॉपकीपर्स होते हैं वो क्या करते हैं? डिमांड पर फोकस करते हैं। प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा, महंगा बेचते हैं। प्रोडक्ट डिमांड कम, सस्ता बेचेंगे। तो डिमांड पर वहाँ पर वो खेलते हैं। तो डिमांड वहाँ पर क्या होता है? एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। सो डिमांड इज गोइंग टू प्ले अ क्रूशियल रोल। चलिए इसका तो आंसर यहाँ पर दे रखा, आप इसको क्या अटेम्प्ट करेंगे? अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर दे रखे हैं। चलिए यहाँ से देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण विपणन में बिक्री संवर्धन का उदाहरण है? बिक्री संवर्धन, है ना? मार्केट में प्रोडक्ट आप जो है बेचने की कोशिश कर रहे हैं, तो मार्केटिंग को आप सही तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसका कौन सा एग्जाम्पल है? तो उत्पादों पर छूट पेशकश करते हैं, ठीक है। उत्पादों पर प्रदर्शित आयोजित करते हैं, उत्पादों को निःशुल्क नमूने के तौर पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये सभी के सभी वो तरीके हैं जिससे रूरल एरियाज में हम मार्केटिंग को क्या कर पाते हैं? प्रमोट करने के लिए काम कर पाते हैं, ठीक है। रूरल मार्केटिंग में प्रोडक्ट को हम प्रमोट करते हैं, ठीक है। तो वही क्वेश्चन यहाँ दे रखा था इंग्लिश में। हाँ चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण विपणन में व्यक्तिगत बिक्री का लाभ है? मतलब पर्सनल सेलिंग का फायदा है। मतलब एक इंडिविजुअल लेवल पर बंदा यहाँ पर सामान बेचने के लिए काम करे। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण विपणन में व्यक्तिगत बिक्री का लाभ है? या लागत प्रभावी है, या व्यापक अनुमति देता है, या ग्राहकों की जरूरतों के बारे में बेहतर संचार और समझ की अनुमति देता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अगर आप इंडिविजुअल लेवल पर देखते हैं, इंडिविजुअल, हाँ अब आंसर नहीं है सामने आपके, इंडिविजुअल लेवल पर बेचते हैं तो यहाँ पर क्या होगा? इंडिविजुअल लेवल पर बेचते हैं तो बताइए क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण विपणन में व्यक्तिगत बिक्री का लाभ है? इंडिविजुअल लेवल पर, है ना। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी, ये सही तरीका है बेटर तरीके से प्रोडक्ट को पहुंचाने का और सही तरीके से कस्टमर की नीड को और उसको समझने का, ठीक है। तो कस्टमर की नीड को समझ के प्रोडक्ट को सही तरीके से बेचने का सही तरीका है। ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी चुनौती का सामना करना पड़ता है? कौन सी चुनौती है? बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी की कमी, आबादी के बीच उच्च साक्षरता दर, ग्राहकों की कम क्रय शक्ति, और उपभोक्ता में से कोई नहीं। तो यहाँ पर सबसे बड़ी चुनौती आपको देखने को मिलती है यहाँ पर ग्राहकों की कम क्रय शक्ति, है ना। तो ग्राहकों की कम क्रय शक्ति आपको देखने को मिलती है। तो परचेजिंग पावर ग्रामीण क्षेत्र में थोड़ी सी कम आपको देखने को मिलती है, वो एक बड़ा चैलेंज रहता है अपने लिए। कनेक्टिविटी का भी समस्या, बट सब में देखें तो ये दिस वन।
तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। तो चलिए अभी के लिए इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे तो नए टॉपिक देखेंगे। एक दो टॉपिक में आपका रूरल मार्केटिंग कंप्लीट हो जाएगा, इनोवेशन के ही हमें एक दो पॉइंट और पढ़ने हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन पे विल कंप्लीट। तो चलिए अभी के लिए इतना करते हैं, तो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।